नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जंग। उसके अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या, कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नजर आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रमों में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों। ममता के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। दरअसल ममता के पति राकेश एक छोटी सी परचून की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ही ममता भी सिलाई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे कमा ही लेती है। ममता के मायके में माँ पिता तो थे ही नहीं, दो भाई व भाभी थी। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। ममता की भाभी रागिनी अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। ममता को अपने मायके ना जाए हुए कभी कभी साल साल भर हो जाता था। वह इंतज़ार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुँह से ही फ़ोन करके भाभी कह दें कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन ममता की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता। एक दिन ममता के भाई मनोज का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर ज़रूर आना है। ममता के मायके में 2 महीने पहले छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी में ममता और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। ममता जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकुड़ते हुए कहा, अरे दीदी, कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ मिलती हैं। और ये क्या, जीजू को तुमने तो जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वो ममता का गरीब होने का मजाक बना रही हैं। रागिनी ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये शब्द सुनकर उसके अंतर मन में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सकें, हमारा मजाक उड़ा सकें। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। ममता के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति राकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों से मना कर दिया। ममता अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने ममता से पूछा कि अरे ममता, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यहीं कहती रहती है कि ममता दीदी को हम तीज त्योहार पर फ़ोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं है। पड़ोसन की बात सुनकर ममता ने कहा, आया वहीं जाता है जहां मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। कभी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। ममता ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहां रागिनी भाभी आ गईं और ममता को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। ममता ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन रागिनी ने जबरदस्ती ममता के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए ममता उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। पति राकेश मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। ममता अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तभी रागिनी ममता के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी तो उस बैग में दुल्हन की अंगूठी नहीं थी। अंगूठी ना मिलने पर रागिनी ने ममता से कहा, दीदी इस बैग में
सोने की अंगूठी गायब है, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। रागिनी ने अपने पति मनोज को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी इसी बैग में रखी थी और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी इस बैग में नहीं है। अंगूठी चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें ममता पर ही टिकी हुई थी, जैसे अंगूठी ममता ने चुराई हो। ममता ने कहा, भाभी, आपने मुझे बैग जैसे दिया, मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और ना ही खोल कर देखा। मैंने अंगूठी की चोरी नहीं की है। सच में मैंने अंगूठी नहीं चुराई। आप लोग ठीक से देखेंगी, अंगूठी बैग में ही होगी। ममता ने कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें अंगूठी नहीं है। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई, अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। लगता है दीदी ने अंगूठी नंदोई जी को देकर घर भेज दिया है या फिर उस अंगूठी को छिपाने गए हैं। तभी नंदोई जी नज़र नहीं आ रहे। रागिनी ने नज़र घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। ममता चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। ममता की आवाज़ सुनकर उसका पति आया, जो इस वृत्तांत से अनजान था। मनोज अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर अंगूठी गई तो गई कहाँ? तभी रागिनी की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देख झट से वहां आई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? रागिनी की बहन नेहा ने सवाल किया। तभी रागिनी ने कहा, क्या बताऊँ, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने को दिया, उसमें सोने की अंगूठी थी। सोने की अंगूठी देख ननद रानी का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से अंगूठी चोरी कर ली और झूठ बोल रही हैं कि चोरी नहीं की। तभी नेहा बोली, अरे जिज्जी, वो सोने की अंगूठी तो आपने मुझे रखने के लिए दी थी, आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी के साथ ये सोने की अंगूठी रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे निकालते वक्त गिर गई तो आफत आ जाएगी, इसलिए आपने वो अंगूठी मुझे रखने के लिए दे दी। मैं अभी लेकर आई अंगूठी। नेहा ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। रागिनी और मनोज का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों ममता और राकेश के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन ममता के अंतर्मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था जो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांग कर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही मेरे पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ, जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया। जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है तब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नज़र आता है। ममता ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि ममता की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। ममता अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। रागिनी और मनोज माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन ममता ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन ममता के आत्मसम्मान को ठेस लगी थी। वहाँ मौजूद लोग रागिनी को ही दोष देने लगे कि तुम्हें पहले सभी से पूछताछ करनी चाहिए थी और किसी कमरे में ले जाकर फिर ममता से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। ममता की बात पर एक विश्वास तो करती। सच में रागिनी ने ममता के साथ बहुत बुरा किया।
जब भी ममता को यह बातें याद आती हैं, आज भी उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।